Hello my dear students and welcome back to my channel. And today we will start with the new topic. और मैं बोल सकती हूँ कि जो टॉपिक हमने पिछले बार स्टार्ट किया था उस टॉपिक में थोड़ा डीपली जाते हैं. अब देखो, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने 3 चीज़ें अच्छे से सीख ली थी कि फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो में आपने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है ऐसा समझ लिया था डाइजेस्ट करने के बाद. प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है एंड फैट से फैटी एसिड एंड एल्कोहल. ये चीजें आपने अच्छे से समझ ली थी. तो ये चीजें आपने अच्छे से समझ ली थी कि इन्हें डाइजेस्ट करने के बाद हमें ये सारी चीजें मिलती है. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बोला था कि फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे आप डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते. आपको एनर्जी लेने के लिए वी नीड ऑक्सीजन. क्या चाहिए हमें? न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी. तब आपको एनर्जी मिलने वाली है जब आप न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ O2 का मिक्सचर करोगे. तो क्या हमारी बॉडी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हम ऑक्सीजन कैसे अपने बॉडी के अंदर लाते हैं? ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? थ्रू रेस्पिरेशन. थ्रू रेस्पिरेशन. किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू. तो आज हम एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से प्रोसेसेस लगते हैं, वो सारी बातें सीखेंगे. उससे पहले रेस्पिरेशन के लिए आपको बेसिकली आपके पूरे बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजिकली कैसा क्या है, कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जो आपके बुक में भी है. इट इज़ ऑन योर बुक ऑल्सो. सो यहाँ पे जो भी नेमिंग है, अगर वहाँ पे नेमिंग नहीं है सो जस्ट नोट इट डाउन. ओके, सो देखो, दिस इज ह्यूमन बॉडी. ओके, अब ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे ये जो दिख रहा है स्पेस, दिस इज अ स्पेस. ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस को हम बोलेंगे नेजल कैविटी. क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी. नाक के पीछे, जो नाक के पीछे वाला रीजन होता है यहाँ, इसको हम बोलेंगे नेजल कैविटी. क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी. उसके बाद जो मुंह के पीछे या फिर मुंह के बीच में इधर जो स्पेस होता है उसे हम बोलेंगे ओरल कैविटी. बच्चों, कहीं भी कैविटी जैसी चीज आई तो कैविटी का मतलब होता है स्पेस. कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस. वैसे ही ये स्पेस इज नेजल कैविटी और इसका लोकेशन है बिहाइंड द नोज. यहाँ पे ओरल कैविटी विच इज इन द माउथ. ओरल कैविटी हमारी. उसके बाद आपका जो साउंड बॉक्स है जहाँ से आवाजें प्रोड्यूस होती है, लड़कों में एडम सेपल होता है वहां पे, दैट इज लैरिंग्स. क्या बोलेंगे हम उसे? लैरिंग्स. और उससे नीचे आ जाओ, दैट विल बी ट्रैकिया. क्या बोलेंगे? ट्रैकिया. अब ये ट्रैकिया जब नीचे नीचे जाता है तब ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है. यहाँ से यहाँ डिवाइड हुआ, एक यहाँ जा रहा है इस लंग में, एक यहाँ जा रहा है इस लंग में. ओके, अब क्या हुआ, ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ और ये जो डिवाइड हुआ है इसके जो ब्रांचेस और अंदर में छोटे छोटे उसके और सब ब्रांचेस बन रहे हैं उसे हम बोलेंगे ब्रोंकस. क्या बोलेंगे? ब्रोंकस. इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड फाइनल वन. तो ऐसे करके ब्रोंकस है. ये दिख रहा है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. देखो, ये आपका राइट लंग है. क्या है ये? राइट लंग. ये आपका लेफ्ट लंग है. ओके, मैंने लेफ्ट लंग को काटने के बाद डाइसेक्शन किया इसका और काटने के बाद देखा कि उसके अंदर ब्रांचेस बने हुए हैं. जैसे पेड़ पे नहीं होता, आपने ट्री के ब्रांचेस देखे कैसे होते हैं? सेम ऐसे ऐसे वैसे ही. अब क्या हुआ, इसको जूम करो, एकदम जूम करो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रेप्स के गुच्छे हैं? छोटे छोटे पाउचेस हैं, छोटे छोटे पाउचेस, सब छोटे छोटे पाउचेस. इसमें पाउचेस में भरता क्या है? आप यहाँ से लेते हो सांस से यहाँ से एयर आता है यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर इधर छोटे छोटे जो पाउचेस है ना उसमें वो फिल हो जाते हैं. सैक, एयर सैक. क्या बोलेंगे हम?
एयर सैक, क्या बोलेंगे? एयर सैक, एयर सैक या एयर बैग, तो इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। यहीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने वाला है। यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये नीचे में ऐसा एक ऐसा बना हुआ है, इसे हम बोलेंगे डायफ्राम। क्या बोलेंगे? डायफ्राम। ये सपोर्ट करता है, इट इज अ मसल विच इज ओनली फाउंड इन मैमल्स। ये आपको याद रखना है, एनिमल किंगडम में भी ये मेन है और ये पूछा जाएगा। सो जस्ट इतना याद रख लो कि ये जो डायफ्राम है ये एक्सक्लूसिव है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलेगा आपको और कहीं नहीं। तो दिस इज डायफ्राम, और ये पूरा होल जो है ये है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे आपका रेस्पिरेटरी यूनिट है। ओके, पहला नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग। ओके, एंड दिस ब्रोंकस, एंड लास्ट में एल्वियोलाई। ओके, अब देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ये डायग्राम को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं ये डायग्राम में क्या क्या होने वाला है उस पे। रेस्पिरेशन, किस पे चलेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों दो टाइप की होती है, एक होता है बॉडी लेवल और बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक होता है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल कैसा है कि जैसा आज तक आप लोगों ने रेस्पिरेशन के लिए जो पढ़ा है कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, we breathe in oxygen, we breathe out carbon dioxide. So यही exchange of gases is called as respiration, but this is body level respiration. कौन सा respiration? Body level respiration. तो body level respiration is the exchange of O2 and CO2. अब कैसा हुआ? आप हो environment में, आपने सांस ली, that is breathe in, सांस ली, सांस लेके आपने ऑक्सीजन को अंदर, ऑक्सीजन अंदर लिया, कहाँ गई? इसने सांस ली, ऑक्सीजन देखो O2 है, इसने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया 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 गया, इधर कहाँ गया? लंग्स के पास, लंग्स के पास गया। यहाँ पे बहुत सारे नसें हैं, नर्व्स हैं। ओके, उसके अंदर क्या फ्लो करती है? ब्लड। क्या फ्लो करती है? ब्लड। ओके, इसके पास ऑक्सीजन है, ब्लड में क्या है? CO2। तो ब्लड क्या देगी इसको? CO2। ये लंग्स से क्या लेगा? ब्लड। लंग्स से ब्लड लेने वाला है ऑक्सीजन, ब्लड लंग्स को देगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फिर लेके ब्रीथ आउट। समझा? तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू ब्लड and from blood to lungs is called as body level respiration। तो ये बहुत easy था, जिसमें आपको क्या करना है? आपने सांस ली, सांस छोड़ी, that is breathe in, breathe out। breathe in करते हुए आपने क्या लिया? ऑक्सीजन। breathe out करते हुए क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। breathe in किया तो ऑक्सीजन कहाँ पे गया? लंग्स में। लंग्स ने ऑक्सीजन किसको दिया? ब्लड को। ब्लड ने क्या दिया लंग्स को? कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट कैट, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रीथ आउट किया। तो ये था हमारा बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। अब है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। इस नाम से पता चल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सेल के अंदर पढ़ना है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये होने वाली है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या चल रहा है देखें। देखो इसमें क्या होता है, जितने भी फ्यूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। जो मैंने लेक्चर में पहले ही बताया कि हमको एनर्जी ऐसे ही नहीं मिलती, वी कांट यूज एनर्जी ऐसे ही सीधा फ्रूट न्यूट्रिएंट्स आए और हमने उनसे एनर्जी निकाल ली, हमें चाहिए उसके लिए ऑक्सीजन। तो अब सेल के अंदर क्या पहुंचा? ब्लड ने क्या पहुंचाया? फूड। क्या पहुंचाया? फूड न्यूट्रिएंट्स। क्या पहुंचाया यहाँ पे? फूड न्यूट्रिएंट्स या फूड कंपोनेंट्स। ओके, अब इन फूड न्यूट्रिएंट्स को हम करेंगे ऑक्सीडाइज। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। यहाँ पे हम कैसे करेंगे ऑक्सीडाइज? वो एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें लगने वाली हैं, तब जाके हमें इनको ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें मिलेगी असली एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। अब देखते हैं बच्चों एनर्जी कैसे हमें कैसे कैसे मिल सकती है। एनर्जी भी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, वो दो टाइप से, दो वे से मिलने वाली है।
वो कौन से वे हैं, लेट्स सी। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ पे एनर्जी, ओके। अब ये समझो, ये ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे है, इसके दो वे हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। मैंने बहुत पहले बताया था कि एटीपी नाम की एक चीज होती है, ये करेंसी है। जैसे आप पैसे देके कोई चीज लेते हो ना, वैसे ये देके हमें एनर्जी मिलेगी। ये क्या है, करेंसी, सेल की करेंसी। किसकी, करेंसी ऑफ एनर्जी। इसको दो और एनर्जी लो। तो ये डायरेक्टली क्या है, आपके पास एटीपी है, सीधा सीधा आपको मिल गई एनर्जी। और एटीपी पूरा फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, एटीपी, ठीक है। इनडायरेक्ट में कैसा है, हमारे पास दो कोएंजाइम है। क्या है, कोएंजाइम। इनसे हमें एटीपी मिलने वाला है। पहले कोएंजाइम दैट इज NADH2 एंड FADH2। इनको कन्वर्ट करने पे हमें कितना मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। इससे हमें 3 ATP और इससे हमें 2 ATP का फॉर्मेशन मिलने वाला है, समझा। तो इनडायरेक्टली आपको कैसा है कि जैसे कि बच्चों, यहाँ पे आप डायरेक्टली कैश देके कोई चीज ले रहे हो। आप दुकान पे गए, आपको 2 चॉकलेट चाहिए, यू हैव 2 रुपीज, आपने पैसे दिए, आपको चॉकलेट मिले। वैसे ही अगर आपके पास एटीपी है, आपने एटीपी दिया, एनर्जी लिया, ओके। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आ गया। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास चेक है। आप बैंक में गए, चेक दिखाया, चेक दिखाने के बाद वो अकाउंट में गया, अकाउंट के बाद उसमें पैसे आए, फिर आपको मिला। तो वैसे ही ये चेक्स हैं, कोएंजाइम्स, इनडायरेक्ट वे ऑफ एनर्जी, that is NADH2 and FADH2, NADU and FAD. So take a screenshot. So I hope कि इससे पहले वाला प्रोसेस आपको अच्छे से समझ गया होगा। और इससे पहले मैंने बताया था, चलो अब देखते हैं हम है कहाँ पे। हमने सबसे पहले फूड न्यूट्रिएंट्स, खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे पास फूड न्यूट्रिएंट्स आए। अब इस फूड न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें ऑक्सीजन को डालना पड़ेगा, उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास एक स्टेप नहीं, हमारे पास 3-4 स्टेप है। उसमें से सबसे पहला स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे हम इसे, ग्लाइकोलाइसिस। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। सो ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट, यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आपको मैंने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट खाया, उससे हमें क्या मिला, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को यहाँ लाएंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ये C क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। इसका लाइसिस मतलब इसका ब्रेकडाउन, इसको यूज करेंगे, इसमें से एनर्जी निकालेंगे। इसको तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, इसमें से एनर्जी निकालेंगे। ये कैसे होगा, ये होगा विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा अच्छा नाम है EMP पाथवे। मैं इसको EMP पाथवे क्यों बोला, बिकॉज इस प्रोसेस को ढूंढने वाले हैं 3 मेजर साइंटिस्ट, दैट इज गुस्ताव एम्बर्टन, ओटो मेयरहोफ, जैकब पार्नस। तो इनके सरनेम में देखो EMP, दैट इज EMP पाथवे। इन तीनों ने यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को खोजा। अब चलो ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्लेस लिख लो बच्चों। सबसे पहला नोट करो ग्लाइकोलाइसिस, उसके नीचे लिखो साइंटिस्ट के तीनों नाम, ठीक है। तीनों के EMP को क्या करो, हाईलाइट करो। उसके नीचे लिखो कि ये कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो चलो साइटोप्लाज्म में चलते हैं। ये हमारा सेल है और सेल के अंदर मिडिल में साइटोप्लाज्म, ओके, दिस इज योर न्यूक्लियस। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में चल रहा है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मेन हमें क्या चाहिए, उससे एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी,
ग्लाइकोलाइसिस बच्चों इन 10th स्टैंडर्ड आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस से मेन प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं, आपको इतना अंदर तक नहीं जाना है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है, आपके पास ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इस 6 कार्बन को ब्रेक डाउन किया, बस इतना ही था। इस 6 कार्बन को ब्रेक डाउन किया, हमें 3 में ब्रेक करना है। 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन क्या है, पायरुविक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आपको 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिला। क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। 6 कार्बन का ग्लूकोज, उससे मैंने 3 कार्बन के पायरुविक एसिड बनाया। अब इतना सा प्रोसेस, इसे ही हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अब यहां देखो इससे मिला क्या क्या, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। डायरेक्टली हमें इस प्रोसेस में 2 एटीपी मिले, इनडायरेक्टली एनर्जी हमें 2 नाड़ू मिला, दैट इज NADH2। NHDH2 2 है, मतलब एक NADH2 से, इससे पहले सीखा था, एक NADH2 से 3 एटीपी मिलते हैं। तो 2 से कितने मिलेंगे, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 एटीपी मिलेगा। ओके, तो टोटल हमारे पास कितने एटीपी आ गए, 8 एटीपी। कितना एटीपी, 8 एटीपी। इतनी एनर्जी मिल गई हमें, 8 एटीपी जितनी एनर्जी मिल गई। और हमारा बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज वाटर मिला, 2 मॉलिक्यूल। इतनी चीजें याद रखो। तो बच्चों यहाँ पे बोलो, देखो मत, क्या क्या मिला, 2 एटीपी, 2 नाड़ू, दैट इज NADH2। 2 नाड़ू मतलब एक नाड़ू से मिलता है हमें 3 एटीपी, तो 2 into 3 दैट इज 6 एटीपी। 6 एटीपी प्लस ऊपर का 2 एटीपी, दैट इज 8 एटीपी। आपको कहाँ मिला, ग्लाइकोलाइसिस में। कहाँ मिला, ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस, और ये दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा, याद करो, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा। क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, जो इन दोनों के बीच में होता है। वो होता है, ये 2 पायरुविक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A। किसमें कन्वर्ट करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। इससे भी हमें कुछ मिलना चाहिए। देखो, कोई ना कोई स्टेप इसलिए हम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। इंटरमीडिएट स्टेप से भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। इंटरमीडिएट स्टेप हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मिला है एसिटाइल कोएंजाइम A, इसे हम भेजेंगे क्रेब्स साइकिल में। फिर उधर ही में क्रेब्स साइकिल में जब ये जाएगा तब क्रेब्स साइकिल पूरा होगा, समझे। तो पहला आपने ग्लाइकोलाइसिस किया, ग्लाइकोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट मिला, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को आपने क्या किया, कन्वर्ट किया टू एसिटाइल कोएंजाइम। इससे भी हमें फायदा हुआ। इससे क्या फायदा हुआ, 2 नाड़ू मिला, 2 NADH2 के मॉलिक्यूल मिले। एक NADH2 कितना एटीपी, 3 एटीपी। 2 NADH2 कितना एटीपी, 6 एटीपी। तो यहाँ से आपको 6 एटीपी, यहाँ से आपको 8 एटीपी। तो इतनी चीजें याद रखो, 8 और 6, ठीक है। इतना एटीपी आपने गेन किया। अब हम इसके बाद सीखेंगे, ये चीज को हम ले जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे सीखेंगे हम क्रेब्स साइकिल के बारे में। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ लिया है, उसे एक नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। उसमें कितनी एनर्जी मिलती है, कितना इनडायरेक्ट मिलता है, कितना डायरेक्ट मिलता है, वो भी लिख लिया है। कितनी एटीपी टोटल में मिलती है, वो भी लिख लिया है। इंटरमीडिएट स्टेप भी लिख लिया है। सो आई होप। तो यहाँ पे आप सेकेंड स्टेप पे आते हैं, दैट इज क्रेब्स साइकिल। ये कोई क्रैब साइकिल नहीं है, इट इज क्रेब्स साइकिल बिकॉज इसे खोजने वाले, इसे डिस्कवर करने वाले हैं हैंस क्रैब। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस डिस्कवरी। इस साइकिल को डिस्कवर, अभी देखो नाम से क्या पता चल रहा है, साइकिल है। क्या है, साइकिल, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं और वो साइकिल बाय साइकिल चलती रहेगी। एक साइकिल चला, इतनी एटीपी मिली, फिर से आया एसिटाइल कोएंजाइम में, एक साइकिल चला, इतनी एटीपी। ऐसे कर करके साइकिल बाय साइकिल चलती है, समझा। ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है।
ये कोई पाथवे नहीं है जो आपको लास्ट में एक मॉलिक्यूल मिलेगा, खत्म। यहाँ पे पूरी साइकिल चलती है। बट बच्चों आप लोग 10th में हो, दैट इज वाई यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप दे रखा है, फर्स्ट स्टेप दिया क्रेब्स साइकिल का, और बस उसके जो प्रोडक्ट्स मिले आपको उतना काफी है, उतना ही आपको दिया है और कुछ दिया नहीं है, उतना ही दिया है बस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को तोड़ा मड़ोड़ा, हमको मिला पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड को तोड़ा मड़ोड़ा, हमको मिला ये एसिटाइल कोएंजाइम, ओके, एसिटाइल को। मैंने बोला एसिटाइल, ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। अब आप कहाँ आ गए हो, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ आ गए हो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए, आप अपने साथ लाए क्या, एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इससे पहला स्टेप है सिट्रिक एसिड बनाना। क्या बनाना, सिट्रिक एसिड बनाना। और ये याद रखना कि को ए, ये जो कोए है ना, कोए, इसको आपको ऑक्सीडाइज नहीं करना, इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ एसिटाइल पार्ट का यूज करना है। किसे करना है, एसिटाइल कोएंजाइम में से सिर्फ एसिटाइल पार्ट को अपने को यूज करने का क्रेब्स साइकिल में। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल पार्ट ही यूज होने वाला है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटाइल पार्ट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल पार्ट से हमने बनाया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है COOH, ओके। तो इसमें 1, 2 and 3 एंड दैट इज वाई इसका नाम पड़ा TCA, दैट इज ट्राई 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। समझा, इसको आप ये साइकिल भी बोल सकते हो, सो कंफ्यूज मत होना। EMP पाथवे क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, TCA क्या है, क्रेब्स साइकिल, ओके। अब देखो, जैसे कि हमें हर एक प्रोसेस के बाद हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो इस सब प्रोसेस के बाद, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप दिया है आपको, इस प्रोसेस के बाद ये नहीं मिलने वाला। ये पूरा साइकिल खत्म होने के बाद जब ये फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटाइल पार्ट, तब हमें ये मिलेंगे। ये क्या है, ये चलो देखते हैं। हमें मिलेगा 3 नाड़ू, हमें मिलेगा 1 फाड़ू, और हमें मिलेगा 1 ATP। 2 इनडायरेक्ट में मिलेंगे, 1 डायरेक्ट में मिल रहा है। तो 3 NADH2 इंटू 2, 1 NADH2 से हमें क्या मिलता है, 1 NADH2 से हमें 3 ATP मिलता है। कितना ATP मिलता है, 3 ATP। 1 FADH2 से हमें मिलता है 2 ATP। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो देखो, ध्यान दो, एसिटाइल, एक एसिटाइल जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें मिलेगा 3 नाड़ू, 1 फाड़ू, 1 ATP। और बाय प्रोडक्ट में जो वेस्ट है, कचरा है, वो H2O CO2 भी मिलने वाला है, उसको छोड़ो, इधर ध्यान दो। तो ये मिला, बट हमारे पास क्या है, 2 एसिटाइल की ग्रुप है। क्या है, 2 एसिटाइल की ग्रुप है। अगर 2 एसिटाइल की ग्रुप है तो हमें इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो करने के बाद कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। बट 6 और 1 नाड़ू से कितना मिलता है ATP, 3 ATP। तो 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो कितना ATP मिला, 18 ATP विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटाइल का पार्ट्स, 2 फाड़ू दैट इज 4 ATP, 2 ATP 2 ATP। और ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बाय प्रोडक्ट मिले हैं। तो इतना समझ आया, बस इतना याद रखो कि हमें टोटली 24 ATP, एक साइकिल खत्म होने के बाद हमें 24 ATP मिलता है। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल अच्छी तरीके से फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तब हमें 24 ATP मिलेगा। कितना ATP, 24 ATP। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने पे कितना मिल रहा है हमें, देखो, 1 नाड़ू NADH2 कितना ATP, 3 ATP। 3 नाड़ू कितना देंगे, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 ATP, ओके, 9 ATP मिला।
फिर एक फाड़ू से कितना एटीपी, 2 एटीपी, दैट इज +2, 10, 11, एक एटीपी +1, 12। तो एक एसिटाइल का ऑक्सीडाइज के बाद हमें 12 एटीपी मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल दिए हैं, दैट इज 12 2 24, तो 24 एटीपी आपको इन टोटल मिल रहा है। फिर से समझेंगे अगर अभी नहीं समझ रहे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल जंप टू ईटीसी साइकिल। सो बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से क्रेब्स साइकिल को अच्छे से समझ लिया होगा। आप लोगों को ना 10th में बहुत कम स्टेप्स दिए हैं, सिर्फ उसे ही याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये है ईटीसी, एक्सेट्रा नहीं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी इतने देर से मैं NADH2 FADH2 बोल रही हूँ, नाड़ू फाड़ू बोल रही हूँ, इसको कन्वर्ट करने से हमको ATP मिलेगा, इतने देर से मिल रही हूँ। आपको ये नहीं समझ आया, आपको ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैं NADH2 एंड FADH2 को हम कहाँ पे और कैसे ATP में कन्वर्ट करेंगे? सो यहाँ पे होने वाला है। जितना भी NADH2 इनडायरेक्ट एनर्जी, FADH2, इन सबको कलेक्ट किया आपने कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में, और जो इंटरमीडिएट स्टेप था वहां पे। आपको क्या करना है? इसको यहाँ पे ATC में आपको इन दोनों को कन्वर्ट करके ATP में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में, दैट इज इनडायरेक्ट से डायरेक्ट एनर्जी बनानी है। तो NADH2 को, और यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करो कि क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन नहीं आता है कुछ करने का। ऑक्सीजन मेनली आता है ETC में। कहाँ आता है? ETC में। तो ऑक्सीजन का यूज करके NADH2 एंड FADH2, अब तक के लिए सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना याद रखो कि ऑक्सीजन का यूज करके नाड़ू एंड फाड़ू से हमको ATP निकालना है। उसके साथ साथ हमें इस प्रोसेस में वाटर बाय प्रोडक्ट मिलेगा। बस इतनी चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? ETC में इनडायरेक्ट एनर्जी से डायरेक्ट एनर्जी में लाना है। कौन से इनडायरेक्ट एनर्जी? जो हमको ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में और जो भी रिएक्शंस आपने किए इससे पहले उसमें मिले थे। अब हमको इधर से एनर्जी, ये समझो बैंक है, यहाँ पे आपको चेक जमा करनी है। जो चेक कौन सी है? NADH2 FADH2, वो चेक जमा करके आपको पैसा मिलेगा, करेंसी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज हाउ वाज द प्रोसेस। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC को समझ लिया होगा। जितना आपकी बुक्स के लिए रिक्वायरमेंट है उतने स्टेप समझ लिए होंगे। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड, मतलब फर्स्ट है। ETC में जितना नाड़ू फाड़ू गेन किया उतने को अपने को सीधा डायरेक्ट में करने का, ATP में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बस अब यहाँ पे ध्यान दो, जितनी भी एनर्जी मिली, जो पैसा आपको मिला उसका कैलकुलेशन तो आप रखोगे। जितने पैसे आपको मिले हैं इतने प्रोसेस करने के बाद उसका कैलकुलेशन होना चाहिए ना। तो पैसे बनाने के लिए, मतलब एनर्जी बनाने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए था। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना एनर्जी मिलता है, कितना पैसा देता है, मतलब कितनी ATP देता है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिले, उसके साथ साथ 2 ATP, 2 नाड़ू, एक नाड़ू से 3 ATP, 2 नाड़ू से 3 2 6 ATP, 6 + 2 दैट इज 8 ATP। तो एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से 8 ATP मिला। फिर पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया था, तभी भी हमको 2 नाड़ू मिला। क्या मिला? 2 नाड़ू, दैट इज 2 NADH2। एक नाड़ू से अपने को 3 ATP मिलता है। कितना ATP मिलता है? 3 ATP। 2 से कितना मिलेगा? 6 ATP। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक चीज जानो, अगर एक एसिटाइल मॉलिक्यूल, देखो अगर क्वेश्चन में आया कि 1 एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है, इससे हमें कितना मिलेगा वो देखते हैं। इससे हमको 3 नाड़ू मिला, एक फाड़ू मिला,
मीन्स एक FeDH2 मिला, एक ATP मिला. ओके, तो कितनी एनर्जी हुई? एक से कितना मिलता है भाड़ू से? एक से 3 ATP, 3 से 3 3 जा 9 ATP. एक फाड़ू से 2 ATP, एक फाड़ू से 2 ATP, एक ATP. 9 + 2 10 11 + 1 12. तो कितने? 12 ATP. अगर क्वेश्चन आया 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, बट हमारे प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल थे. कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे एसिटाइल कोएंजाइम के. तो इन सबको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2. तो इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद अपने आंसर चेंज हो जाएंगे. दैट इज 18, दैट इज 4, दैट इज 2. अब इसको प्लस करने के बाद अपने को इधर 24 ATP मिलेगा. समझा? ये समझा? 18 + 4 + 2 दैट इज 24. अब सुनो, ये सारी चीजों को प्लस करते हैं, इन टोटल 38 ATP आना चाहिए. 8 ATP प्लस 6 ATP प्लस 24 ATP. 24 + 6 दैट इज 30, 30 + 8 दैट इज 30 ATP. तो कोई भी पूछे कि कितना ATP मिलता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कन्वर्जन के बाद, ब्रेकडाउन के बाद, तो बोलना सीधा सीधा 38 ATP. अब पूछा कि अरे मुझे ब्रेकडाउन करके बताओ प्रोसेस में, तो वो भी अपने को आता है अच्छे से, तो वो सारी चीजें भी बता देना. टेक अ स्क्रीनशॉट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. वी विल जम्प टू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, thank you for watching this lecture. Please like, share and subscribe.